हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 25 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीव विज्ञान के संदर्भ में LUCA पद है। आप लोग आंसर करने की कोशिश करें। जीव विज्ञान के संदर्भ में LUCA पद क्या है दोस्तों? तो ये लास्ट, इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एनेक्शन। ये क्या है? तो ये वर्तमान में जीवन रूपों का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक प्राचीन एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है कि भारत में GM फसलों के अंतर्गत विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। दूसरा, BT कपास और हाइब्रिड सरसों DMH11 ही केवल ऐसी ही फसलें हैं जिनकी भारत में व्यावसायिक रूप से खेती की जा रही है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, GM फसलों की बात करें तो पहला जो कथन दिया है कि भारत में GM फसलों के अंतर्गत विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो आपका पहला कथन सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि BT कपास और हाइब्रिड सरसों DMH11 ही केवल ऐसी फसलें हैं जिनका भारत में व्यावसायिक रूप से खेती की जा रही है। तो भारत में जो है GM फसलों में अगर बात करें कि कौन सी GM फसल का वर्तमान में भारत में व्यावसायिक रूप से खेती की जा रही है, तो केवल BT कपास का किया जा रहा है, हाइब्रिड सरसों DMH11 का नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है दूसरा वाला ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, केवल एक। अगला देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि क्लासिकल बिट्स के विपरीत क्यूबिट 0, 1 या आंशिक रूप से 0 और आंशिक रूप से 1 की अवस्था में मौजूद हो सकता है। ओके। दूसरा कह रहा है कि एक क्यूबिट की अवस्था को मापने से तुरंत दूसरे क्यूबिट की अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके। क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में दोस्तों जो पहला कथन दिया है कि जो क्लासिकल, ये जो है ये क्लासिकल बिट्स के विपरीत ये क्यूबिट 0, 1 या आंशिक रूप से 0 और आंशिक रूप से 1 की अवस्था में मौजूद हो सकता है। तो आपका पहला कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है कि ये एक क्यूबिट की अवस्था को मापने से तुरंत दूसरे क्यूबिट की अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग की ये खासियत होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशित ऊर्जा हथियारों यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह शत्रु के उपकरणों को निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है कि उच्च ऊर्जा वाले लेजर और उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में उपयोग किए जाने वाले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं। ओके। थर्ड दे रहा है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इनकी मारक सीमा जो है पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की बात करें तो पहला जो कथन कह रहा है कि ये जो है ये शत्रु के उपकरणों को निष्क्रिय नष्ट करने के लिए गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। तो ये गतिज ऊर्जा का नहीं बल्कि संकेंद्रित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे आपका पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि उच्च ऊर्जा वाले लेजर और उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव जो हैं और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले DEWs हैं, यानी कि डायरेक्टेड एनर्जीज वेपन्स हैं। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि इनकी मारक सीमा पारंपरिक, इनकी जो मारक सीमा है, एक मिनट, इनकी मारक सीमा जो है पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ये गलत हो गया, बल्कि कम होती है, ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो गया। कौन सा कथन सही है आपका? तो दूसरा वाला कथन सही है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके। पहला कथन है, उसने अपने प्रशासन में विशेष रूप से राजस्व विभाग में हिंदुओं को शामिल करने को प्रोत्साहित किया। दूसरा, उसने केरला के गौंड शासक को पराजित कर बरार क्षेत्र की ओर बहमनी साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत की। तीसरा कह रहा है कि खगोल विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए बिदर के निकट एक वेधशाला का निर्माण करवाया। पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ओके। तो दोस्तों, पहला कथन आपका सही है
कि फिरोज शाह बहमनी ने अपने प्रशासन में हिंदुओं को भी शामिल किया था, हिंदुओं को शामिल करने को प्रोत्साहित भी किया था। तो पहला कथन सही है। और उसने जो है खेरला के गौंड शासक को पराजित करके बहमनी क्षेत्र को जो है अपने बराड़ क्षेत्र को अपने बहमनी साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही है। लेकिन तीसरा जो कह रहा है कि इसने खगोल विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए बीदर के निकट नहीं, बीदर में नहीं बल्कि दौलताबाद में, ठीक है, दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण किया था। तो यहाँ तीसरा आपका गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 और 2। अगला देखिए, आजमगढ़ उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान जारी किया गया था। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, इसकी रचना सम्राट बहादुर शाह जफर ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? तो इसमें कह रहा है कि बहादुर शाह जफर ने की थी। तीसरा कथन है, इसने समाज के विभिन्न वर्गों से भारत पर मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने की अपील की गई थी। ओके, पूछा है कि कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो दोस्तों आजमगढ़ घोषणा के संदर्भ में आपका पहला कथन जो दिया है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान जारी किया गया था, तो आपका पहला कथन सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि इसकी रचना बहादुर शाह जफर ने की थी, तो नहीं, इसकी रचना जो है बहादुर शाह जफर के पोते, उनके पोते का नाम था फिरोज शाह ने की थी। ठीक है, यहाँ पे फिरोज शाह होना चाहिए था, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और इस आजमगढ़ उद्घोषणा के माध्यम से, ठीक है, इसमें समाज की, तीसरा कह रहा है कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों से भारत पर मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने की अपील की गई थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उस समय फिर मुगल शासक ने, ठीक है, मुगल शासक ने आजमगढ़ उद्घोषणा की, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि जो भारतीय समाज है, ये मुगल आधिपत्य को स्वीकार करना चाहते हैं, या फिर इस तरह की इन्होंने अपील की थी इसके माध्यम से कि जितने भी भारतीय हैं ये सभी जो है मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर ले और सब मिल करके जो है अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे या अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी इस तरह की बात कही गई थी इस आजमगढ़ उद्घोषणा के माध्यम से। तो तीसरा भी कथन सही है। कितने कथन सही है पूछा है, कितने, तो 2 सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने कारक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जो जीएनपी, ठीक है, जो किसी देश की जीडीपी से अधिक होता है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न, कितने कारक हैं जो ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। तो ऐसी कौन कौन सी स्थिति हो सकती है? तो देखो दोस्तों, ये जो जीएनपी है आपका, तो दोस्तों ये जीएनपी क्या है? जीएनपी को जानने से पहले जीडीपी को समझिए। ठीक है, जीडीपी क्या है? तो जीडीपी को अगर साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें आप लोग, तो मान लो कोई देश है, ठीक है, और इस देश की सीमा के भीतर, ठीक है, इस देश की सीमा के भीतर, हमें ये की पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, सीमा के भीतर, ठीक है, किसी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, ठीक है, उत्पादित अंतिम उपभोग की वस्तुओं, यहाँ पे अंतिम उपभोग की वस्तु कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उत्पादित अंतिम उपभोग की वस्तुओं, अंतिम उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योग को, ठीक है, यानी कि जो वस्तु थी और सेवा थी, ठीक है, ये वस्तु और सेवा जो उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया जाना है लास्ट अंतिम चरण पे, ठीक है, तो वस्तु और सेवा का कुल जितना भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, इसके दोनों के कुल मूल्य के योग को उस देश का जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो मान लो भारत है, ठीक है, मान लो भारत है, भारत देश जो है अपनी सीमा के भीतर
जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, इन सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का मतलब ये होता है कि हम जो उपभोक्ता हैं, वस्तुओं को जो उपभोग कर रहे हैं, लास्ट, ऐसा नहीं कि हम किसी वस्तु को दूसरों को बेच रहे हैं तो उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा, नहीं, लास्ट यानी कि उपभोक्ता जो अपने उपभोग के लिए खरीदेगा, इस वस्तु के मूल्य को ऐड किया जाएगा। या फिर कोई सर्विस है, सेवा है, तो इस सेवा के मूल्य को ऐड किया जाएगा। तो अंतिम मूल्य जो होगा, अंतिम उपभोग की मूल्य जो है इसमें ऐड होता है, ठीक है, बीच वाला नहीं ऐड होता है। तो ये आपका जीडीपी कहलाता है, ठीक है। किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। अब जीएनपी क्या है? तो जैसे जीएनपी क्या है दोस्तों, तो मान लो भारत है, तो भारत जो है, भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। अब विदेश में जाके काम कर रहे हैं तो इनको पैसे मिल रहे होंगे, मतलब उनको वहाँ पे आय की प्राप्ति हो रही होगी, तो ये अपने आय का कुछ हिस्सा जो है भारत में भेजते होंगे भाई, अपने रिश्तेदारों को, अपने मम्मी पापा को, या जिसको भी, ठीक है। तो जब ये भारत में भेजते हैं अपने देश के नागरिक, ठीक है, जब अपने देश के नागरिक जो विदेश में जाके काम कर रहे थे, तो यहाँ से अपनी कुल आय का एक हिस्सा जो है, ठीक है, जितना भी हिस्सा कुल आय का या फिर जितना भी हिस्सा, ठीक है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है अपने देश, मान लो भारत, भेजते हैं। तो जब ये पैसा भारत में आता है तो इसको इनफ्लो कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इनफ्लो। ओके। अब ऐसे ही आप समझिए कि भारत है, तो भारत में भी बहुत सारे विदेशी जो है यहाँ पे आके काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये भी अपने कमाई का कुछ हिस्सा अपने देश भेजते होंगे, किसी अदर कंट्री, मान लो ए बी कोई भी देश है, ठीक है। तो ये जो विदेशी हैं, भारत में जो पैसा कमाए, उस पैसा का कुछ हिस्सा जो है विदेश में भेज दिए। तो जो भेजते हैं, जो पैसा जा रहा है, भारत से बाहर निकल रहा है, उसको आउटफ्लो कहते हैं, ठीक है, आउटफ्लो कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? आउटफ्लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इनफ्लो और आउटफ्लो समझ गए। इनफ्लो क्या होगा कि जब कोई मतलब भारत है, मान लो कि जब अपने किसी देश में, विदेश से जब कोई धनराशि आती है, ठीक है, ऐसे समझे, भारत के संदर्भ में बात करेंगे अपने लोग, ठीक है। तो भारत में जब कोई विदेशी धनराशि भारत में आ रही है, ठीक है, उपभोग के लिए आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यानी कि कोई धनराशि भारत में आ रही है, तो ये इनफ्लो हो गया। ऋण के रूप में नहीं, ऐसा इसको ऋण के रूप में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अपने परिजनों द्वारा, जो बाहर, भारत के नागरिक बाहर कमा रहे हैं, उनके द्वारा जो पैसा भेजा जाएगा भारत में, ये इनफ्लो होगा। और जो विदेशी भारत में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो पैसा विदेशों में भेजा जाएगा, वो आउटफ्लो कहलाएगा, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो समझ गए। तो जीएनपी निकलेगा कैसे अब? ठीक है, जीएनपी निकलेगा कैसे? तो जब जीडीपी में आप इनफ्लो को, यानी कि जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जो विदेशों में जाके पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा जो भारत में भेज रहे हैं इनफ्लो के रूप में, ठीक है, तो इस इनफ्लो को इसमें ऐड कर देंगे और आउटफ्लो को इसमें हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। जब जीडीपी में से आउटफ्लो को हम घटा देंगे और इनफ्लो को ऐड कर देंगे, तो आपका जीएनपी निकल करके आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल करके आएगा, ठीक है। तो जो भारत में काम कर रहे थे विदेशी, अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये भाई निकल रहा है ना, भारत से बाहर निकल रहा है, ये हमारे इनकम का सोर्स तो है नहीं, ये हमारा खुद का पैसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको जीडीपी में क्यों ऐड करेंगे? तो इसको हम लोग क्या करते हैं? जीडीपी में से घटा देते हैं, और जो हमारे परिजन है, जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो इनफ्लो के रूप में पैसा भेजा जाता है, इसको जीडीपी में ऐड कर देते हैं। तो ये जो पूरा निकल करके आता है फार्मूला आपका इससे जीएनपी निकल करके आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीडीपी में इनफ्लो को ऐड कर देते हैं और आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं, इसी को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, तो आप देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कितने कारक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां किसी देश का जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि जीएनपी है, वो सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो जाता है। बस क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि जीएनपी अधिक कैसे होगा, जीएनपी अधिक कैसे होगा, ठीक है। जीएनपी अधिक कैसे हो सकता है भाई? जब हमारा इनफ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए कि जब हमारा इनफ्लो ज़्यादा होगा और आउटफ्लो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। आउटफ्लो जब कम होगा और इनफ्लो ज़्यादा होगा, तभी हमारी जीएनपी अधिक होगी, ठीक है। अब जीएनपी अधिक कैसे होगी? तो स्टेटमेंट तीनों पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उच्च स्तर। अच्छा, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएंगे, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएंगे, तो ये क्या करेंगे? भारत में
किसी भी मार्केट में, शेयर मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा क्या करेंगे, लेके जाएंगे ना बाहर। ऐसा तो नहीं कि भारत में ही छोड़ देंगे भारतवासियों के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जीएनपी में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, पैसा बाहर निकल रहा है आउटफ्लो के रूप में, आउटफ्लो के रूप में। तो इससे हमारा जीएनपी जो है कम होगा, जीएनपी कम होगा और जीडीपी बढ़ेगा। इससे जीडीपी जो है बढ़ेगी, जीडीपी जो है बढ़ेगी, ठीक है। तो जीएनपी कम हुआ तो ये तो नहीं हो सकता भाई, जीएनपी को हमको अधिक करना है, अधिक कैसे होगा, तो इससे तो नहीं होगा, तो पहला नहीं होगा। विदेशों में काम करने वाले नागरिकों से उच्च मात्रा में प्राप्त होने वाले प्रेषण। अच्छा, विदेशों में जो काम करने वाले हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनके द्वारा जो रेमिटेंस के रूप में पैसा भारत में भेजा जा रहा है, ये क्या है, इनफ्लो है, यानी कि इनफ्लो है ये। अब इनफ्लो क्या है यहाँ पे, अब उच्च मात्रा में, अगर जितना ज़्यादा इनफ्लो भेजा जाएगा हमारी जीएनपी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो ये आपका दूसरा वाला सही है, ठीक है। इरेज कर देते हैं, बहुत ही खिचड़ी पक गई इसमें, ठीक है। तो दूसरा वाला सही है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर आर्थिक गतिविधियों के लिए विदेशी नागरिकों पर अधिक निर्भरता। तो क्या ये क्या ये जीएनपी को बढ़ाएगा? अगर हम विदेशी नागरिकों पर निर्भर रहेंगे तो इससे हमारी जीएनपी में कमी आएगी, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कमी आएगी, लेकिन जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। यहाँ पे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। बस ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब लोग बुनियादी नियमों पर सहमत होते हैं, बुनियादी नियम, ठीक है, जब लोग बुनियादी नियमों पर सहमत होते हैं तो संविधान उन्हें एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है। दूसरा, संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करता ही है, किंतु नैतिक पहचान नहीं प्रदान करता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, ओके। तो दोस्तों, जब लोग बुनियादी नियमों पर सहमत होते हैं तो संविधान उन्हें एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करता है लेकिन नैतिक नहीं, तो नैतिक पहचान भी प्रदान करता है संविधान, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि एमसेंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कंक्रीट में एमसेंड का उपयोग एक हरित संरचनात्मक सामग्री माना जाता है। दूसरा, एमसेंड मुख्यतः सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनी होती है, ओके। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, ये एमसेंड क्या है, एम का मतलब क्या है, एम मतलब होता है मैन्युफैक्चर, यानी विनिर्मित रेत, ठीक है। मैन्युफैक्चर मतलब विनिर्मित रेत। अच्छा, विनिर्मित रेत कैसा, कि जैसे मान लो कि ग्रेनाइट चट्टान है, तो उस चट्टान को जब क्रैश करके छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाता है रेत के फॉर्म में, तो इससे यह एम सैंड बनता है, ठीक है। इसी को आप एम सैंड कहेंगे, ओके। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कंक्रीट में एम सैंड का उपयोग एक हरित संरचनात्मक सामग्री माना जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, जो नदियों में जो रेत होती है, ठीक है, क्योंकि भाई एक सीमित मात्रा में ही है, और अगर नदियों से रेत को निकाला जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी नुकसानदेह होगा, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट को, वहाँ में जो नदी, आसपास की नदियों के जो पाइतंत्र हैं, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में एक विकल्प अपनाया गया कि क्यों ना जो चट्टानें होती हैं उनको तोड़ फोड़ करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैश कर दिया जाए, और एक विकल्प के तौर पे जो रेत होती है उसकी जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करें, यानी कि जो चट्टान होंगे उसको पीस करके रेत बना दिया जाएगा, तो यही मैन्युफैक्चर्ड सैंड कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक हरित संरचनात्मक सामग्री इसको माना जाता है। एनवायरमेंटल दृष्टि से इसको मतलब सस्टेनेबल माना जाता है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा, लेकिन काफ़ी महंगी तकनीक है ये, ठीक है। इसके लिए जो तकनीक प्रयोग किया जाएगा काफ़ी महंगी होगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एमसेंड मुख्यतः सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनी होती है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, मैग्नीज नोड्यूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीज नोड्यूल्स के लिए विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र क्लेरियन क्लीपर्टन क्षेत्र है। दूसरा, मैग्नीज नोड्यूल का निर्माण अवसादन की तीव्र प्रक्रिया के कारण होता है।
तीसरा कह रहा है खुले समुद्र में मैग्नीज नोड्यूल की खनन गतिविधियों को, खुले समुद्र, यहाँ पे हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़े बहुत ध्यान से पढ़े, ठीक है। क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको मजबूर करेगा गौर करने के लिए, तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना सीखिए और इसके अलावा फिर उसमें जो गलतियां हैं उनको पकड़ना सीखिए, ठीक है, ठीक है। तो अगला अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए। तो खुले समुद्र में मैग्नीज नोड्यूल्स की खनन गतिविधि को वैश्विक महासागर आयोग द्वारा, ठीक है, वैश्विक महासागर आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। बताना है कि कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो ये मैग्नीज नोड्यूल्स के बारे में एक बार आप लोग बताएं कि ये क्या होता है, फिर इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये जो मैग्नीज नोड्यूल्स होते हैं ना, ये जो है ये गहरे समुद्र तल पर पाए जाने वाले धातु समृद्ध खनिज कंक्रीट होते हैं। ये मुख्य रूप से मैग्नीज, आयरन, निकेल, कोबाल्ट और तांबे से बने होते हैं, ठीक है। इसको जो है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स दे दिया तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या होता है, मैंने तो मैग्नीज नोड्यूल पढ़ा था। तो इसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये जो है इसका निर्माण जो है नदी नहीं, समुद्र के तल में इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये समुद्र के तलों पर पाए जाते हैं। ये इसमें जो होते हैं धातु काफ़ी समृद्ध, इस धातु इसमें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है मैग्नीज नोड्यूल्स में, और ये लगभग सभी समुद्रों के सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी समुद्रों में पाया जाता है, व्यापक क्षेत्रों में पाया जाता है। बस ये स्पेशली उन जगहों पे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे अवसादन जो है, जहाँ पर अवसादन काफ़ी धीमी गति से होती है। जहाँ पे अवसादन बहुत तेजी गति से होगी, तीव्र गति से होगी, तो ऐसे में क्या होगा कि जो मैग्नीज नोड्यूल्स होते हैं अवसादों के नीचे दब जाते हैं, जिससे कि इनका निर्माण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि मैग्नीज नोड्यूल्स के लिए विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है क्लेरियन क्लिपर्टन क्षेत्र है। पहला स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा जैसे पेरू बेसिन हो गया, आपका पेन रहित बेसिन हो गया, हिंद महासागर होगा, यहाँ पे भी मैग्नीज नोड्यूल्स व्यापक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा देखिए, तो मैग्नीज नोड्यूल का निर्माण जो है अवसादन की तीव्र प्रक्रिया के कारण होता है। तो नहीं, तीव्र प्रक्रिया के कारण नहीं, इसका निर्माण जो है अवसादन की निम्न प्रक्रिया के कारण होता है। जहाँ पे जिस समुद्रों में अवसादन काफ़ी धीमी गति से होती है, वहाँ पे इसके निर्माण के लिए पर्याप्त दशाएं होती हैं, अनुकूल दशाएं होती हैं। तो ये दूसरा आपका कथन जो है गलत हो गया, ठीक है। मंद गति से अवसादन होना चाहिए मैग्नीज नोड्यूल्स के निर्माण के लिए, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि खुले समुद्र में मैग्नीज नोड्यूल्स की खनन गतिविधियों को वैश्विक महासागर आयोग द्वारा नहीं, देखो अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मैग्नीज नोड्यूल्स है, उपस्थित है, तो वहाँ पे जो है संबंधित क्षेत्र यानी कि जो उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर जिस देश का अधिकार है वो इसका खनन करेगा। लेकिन अगर खुले समुद्र में यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर वाली जो समुद्र की पूरी क्षेत्र है उसमें अगर मैग्नीज नोड्यूल का खनन करना है, तो ऐसे में यहाँ पे इसको कौन विनियमित करेगा, कौन रेगुलेट करेगा दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा विनियमन किया जाएगा। किसके द्वारा? तो अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा, न कि वैश्विक महासागर आयोग द्वारा। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। ओके, तो कितने कथन सही हुए आपके? केवल एक कथन। ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जैसे आपका मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, आयरन ऑक्साइड, तांबा हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया। तो इन सभी के अवक्षेप जो है इस मैग्नीज नोड्यूल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स के लिए भी अच्छा है ये, ठीक है। चलो अगला देखो, नए संसद भवन में सेंगोल या राजदंड को स्थापित किया गया था। इस संदर्भ में सेंगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वतंत्रता के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें सेंगोल सौंपा गया था। दूसरा, सेंगोल के शीर्ष पर विराजमान नंदी चोल वंश का शाही प्रतीक था। कह रहा है कि चोल वंश का शाही प्रतीक था। अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके,
तो दोस्तों आपका पहला कथन सेंगोल के संदर्भ में सही है कि स्वतंत्रता के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे और इन्हीं को जो है ये सेंगोल सौंपा गया था। लेकिन इसके ऊपर जो नंदी विराजमान है, जो नंदी है, इसको हाथ से उकेरा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये चोल वंश का शाही प्रतीक नहीं है, चोल वंश का शाही प्रतीक जो है बाघ था, ठीक है, बाघ, न कि नंदी। तो यहाँ पे आपका दूसरा गलत हो गया, केवल एक कथन सही है। अगला देखिए, भारत की प्रमुख समुद्री पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रमुख समुद्री पत्तनों के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में मुंद्रा को पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि विजाग पत्तन भारत के लौह अयस्क निर्यात का लगभग 50% हिस्सा निर्यात करता है। तीसरा कथन कह रहा है कि तूतीकोरिन पश्चिमी तट पर लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो पहला कथन जो कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद कच्छ में मुद्रा पत्तन के रूप में विकसित, मुद्रा को पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था, मुंद्रा को नहीं बल्कि कांडला को, ठीक है, कच्छ में कांडला को पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। पहला गलत हो गया आपका कथन। दूसरा जो है कह रहा है कि लौह अयस्क निर्यात का लगभग 50% हिस्सा निर्यात किया जाता था। तो किस पत्तन से किया जाता था? तो बताओ, मोर्मुगांव, ठीक है, कौन सा पत्तन था आपका? मोर्मुगांव, न कि आपका विजाग पत्तन। यहाँ पे दूसरा भी गलत हो गया। मोर्मुगांव पत्तन से ही जो है भारत के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता था। लगभग 50% हिस्सा निर्यात होता था यहाँ से, इस पत्तन से। और लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय जो है ये तूतीकोरिन नहीं है। कौन सा है? कोच्चि पोर्ट है, कोच्चि पत्तन है, ठीक है। कोच्चि पत्तन जो है ये लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो तीसरा भी गलत हो गया। कौन सा कथन सही? कितने कथन सही है? तो कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है अपने अपने निश्चित क्षेत्राधिकार के साथ सरकार के कई स्तर होते हैं। दूसरा कह रहा है कि संविधान के मूल प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। ओके। तीसरा कह रहा है कि सरकार के संबंधित स्तरों के क्षेत्राधिकार को संविधान में निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा कह रहा है कि प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होते हैं। बताना है कितनी संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। ओके, संघवाद की विशेषताओं के संदर्भ में आपको यह आंसर बताना है। तो दोस्तों संघवाद में क्या होता है कि इसमें सरकार के कई स्तर होते हैं, जैसे केंद्र के स्तर पे केंद्र सरकार, राज्य के स्तर पे राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार होती है, नगर पालिका या नगर पंचायत, ठीक है। तो पहला आपका कथन सही है। मेनली यहाँ पे केंद्र और राज्य ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संविधान के मूल, अब दूसरा कह रहा है कि संविधान के मूल प्रावधानों में, अगर संविधान के मूल प्रावधानों में संशोधन करना है तो इसके लिए दोनों स्तरों यानी केंद्र और राज्य दोनों की सहमति होती है, तभी जाके संशोधन किया जा सकता है। अगर मूल प्रावधान में संशोधन करना है जो संघीय ढांचे से संबंधित हो, ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और लेकिन इसमें यह कह रहा है कि सरकार से संबंधित स्तरों के क्षेत्राधिकार, इनके यानी कि इन दोनों के जो क्षेत्राधिकार है ये संविधान में निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे गलत है, आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर इनके क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा तो केंद्र जो है राज्य पर अपना दबाव डालने की कोशिश करेगा, अपनी मनमानी करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अपने अपने क्षेत्राधिकार इनके निर्दिष्ट कर दिए गए हैं कि आपको ये काम करना है, आप इन क्षेत्रों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फिक्स आपके घर में ही, जैसे कि मम्मा पापा बाहर जा रहे हैं और 2 जन हैं और दोनों जन को अगर काम नहीं बताया गया कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, दोनों एक दूसरे के काम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कह के जाते हैं तो आप लोग क्या करोगे? आपस में ही लड़ोगे भिड़ोगे, पूरे घर में त्राहिमाम मचा के रख दोगे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो ये आपका तीसरा गलत हो गया। चौथा है कि हाँ, तो संविधान में जो है प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे चौथा भी सही है आपका। कितने कथन सही है? तो टोटल 3 कथन सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित मामलों में से संघ किसके संबंध में राज्य को निर्देश जारी नहीं कर सकता है? तो संघ जो है किस संदर्भ में
किसके संबंध में राज्य को निर्देश जारी नहीं कर सकता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए कृषि नीतियों का विनियमन करना। तो आप लोग को पता होगा कि कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है, तो इसमें केंद्र जो है राज्य को निर्देश नहीं दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि यह अधिनियम सभी राज्यों में लागू होने वाली एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी दर का उपबंध करता है। दूसरा, यह अधिनियम कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत करने का उपबंध करता है। तीसरा, यह अधिनियम कर्मकारों के कौशल स्तर के आधार पर अलग अलग न्यूनतम मजदूरी की अनुमति देता है। चौथा कह रहा है कि यह अधिनियम में प्रत्येक 5 वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित करने का अधिदेश देता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, फिर आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। तो दोस्तों आपका पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी राज्यों में यह अधिनियम सभी राज्यों में लागू होने वाली एक निश्चित मजदूरी दर का उपबंध करता है, तो सभी राज्यों में नहीं लागू होता है। ठीक है, सभी राज्य के अपने अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। ओके, दूसरा आपका सही है कि ये कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत करने का उपबंध करता है। और तीसरा भी सही है कि कर्मकारों के कौशल स्तर के आधार पर जो है न्यूनतम मजदूरी की अनुमति देगा। यानी पता चला कि सभी को एक ही समान मजदूरी दिया जा रहा है, जो बहुत कौशल है उसको भी समान दिया जा रहा है, जो जिसके अंदर कौशल नहीं है उसको भी उतना ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, कौशल स्तर के आधार पर ही न्यूनतम मजदूरी की अनुमति दी जाती है। और इसमें क्या है कि इस अधिनियम में प्रत्येक 5 वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित करने का आदेश देता है। तो कितने कथन सही है? पहला नहीं सही था, दूसरा तीसरा सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अनेक तरंग दैर्घ्यों में छवियां कैप्चर करता है। दूसरा, इन उपग्रहों का उपयोग मुख्यतः भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज अन्वेषण के लिए किया जाता है। तीसरा, भारत ने अपना स्वयं का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह विकसित किया है। ऑप्शन देखिए, फिर आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह है ये दृश्य प्रकाश के साथ साथ अनेक तरंग दैर्ध्यों में छवियां कैप्चर करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है कि इसका उपयोग जो है भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज अन्वेषण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो भूवैज्ञानिक मानचित्रण के लिए और खनिज अन्वेषण के लिए। ठीक है, और भारत ने अपना स्वयं का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह विकसित किया है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त परिस्थितियों में से कितनी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उचित मानी जाती है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उचित मानी। अच्छा, ये आंसर आपको करने के लिए मैं देती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको करना है। चलिए अगला देखिए, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के संदर्भ में बात करता है कि इसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो बी देखिए, तो पहला देखिए, तो ये महिलाओं और बच्चों की संरक्षा में सुधार के लिए स्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन है आपका सही है। और इस योजना की अवधि जो है, इस योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अभी 2023 में 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, आगे कर दिया गया था, यानी कि 2026 तक। ठीक है, तो सी भी सही है। और प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी और 7 सहायक कर्मचारी सदस्य शामिल होंगे, तो ये भी सही है। गलत क्या है आपका? ऑप्शन बी। इसमें कह रहा है कि ये पूर्णतया निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित होता है। तो ये पूर्णतया निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित है, बल्कि केंद्र सरकार भी इसमें वित्त पोषण करती रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपका गलत हो गया। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कॉन्सेप्ट सेल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कॉन्सेप्ट सेल का सर्वोत्तम वर्णन करता है, बताएं आप लोग। तो दोस्तों ये मस्तिष्क में तंत्रिक
तंत्रिक कोशिकाएं जो घोषणात्मक स्मृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्या है, ये मस्तिष्क में तंत्रिक कोशिकाएं जो घोषणात्मक स्मृतियों का निर्माण करती है, यह कॉन्सेप्ट सेल कहलाता है, आपका डिक्लेरेटिव मेमोरीज का निर्माण करती है। अगला देखिए, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना यानी स्फूर्ति, जिसको शॉर्ट में स्फूर्ति कहते हैं, के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कोष स्फूर्ति के संदर्भ में आपको बताना है, जिसको आप फुल कहते हैं कि पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना, जिसे शॉर्ट में स्फूर्ति कहा जाता है, और इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग इस योजना के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी में से एक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, एजेंसी क्या भाई, उद्योग से रिलेटेड है, तो कोई ये खास करके जो पारंपरिक उद्योग होते हैं इससे रिलेटेड आपकी कौन सी एजेंसी हो सकती है, नोडल एजेंसी, तो ऑब्वियसली खादी या ग्रामोद्योग जो है इसका नोडल एजेंसी होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। बी कह रहा है कि भौतिक अवसंरचना निर्माण और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर केंद्रित है, तो बी भी सही है। सी कह रहा है कि स्फूर्ति क्लस्टर के परिचालन उद्देश्यों के लिए समर्पित एक एसपीवी का गठन अनिवार्य है, तो सी भी आपका सही। तो डी जो है आपका गलत है। इसमें कह रहा है कि इस योजना के तहत 10 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, 5 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 2 क्लस्टर्स होंगे, ठीक है, जिसमें एक क्लस्टर्स में 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और दूसरे क्लस्टर्स में 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तो यहाँ पे कौन से कथन सही नहीं है, डी सही नहीं है। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे ताम्र पोर्टल का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। ताम्र पोर्टल का क्या उद्देश्य दोस्तों, तो इसका उद्देश्य खनन कार्यों के लिए आवश्यक विभिन्न सांविधिक मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाना। ओके 22वां क्वेश्चन देखिए, जीएसएलवी मार्क 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक ठोस मोटर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण से निर्मित एक 2 चरणों वाला, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 2 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। दूसरा कह रहा है कि 4 टन का पेलोड भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में ले जाने में सक्षम है। तीसरा कह रहा है कि इसका उपयोग जो है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 चंद्र मिशनों में किया गया था। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही होगा। और आपको सिर्फ इसमें एक चीज बस पता होता ना मेरे बच्चे, तो आप इसका आंसर कर लेते, क्या कि ये 2 चरणों वाला नहीं बल्कि 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान था, जिसमें कि 2 ठोस मोटर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण शामिल था। ठीक है, तो अगर आप इस बेसिस पे पहला स्टेटमेंट गलत कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है, आंसर क्या बचता आपका, ऑप्शन बी हो जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीएसएलवी मार्क 3 के माध्यम से यह 4 टन का पेलोड जो है भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में ले जाने के लिए सक्षम है, तो दूसरा सही है। और इसके माध्यम से इसका उपयोग जो है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशनों के लिए किया गया था, तो दूसरा तीसरा सही है। ओके, अगला देखिए, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग को पूरा क्वेश्चन दिखे इसलिए मैं इस तरह से इसको सेट कर रही हूँ। ठीक है, दिख रहा है अब आप लोगों को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद बिजी बीवर चैलेंज का सर्वोत्तम वर्णन करता है। बिजी बीवर चैलेंज का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो दोस्तों ये क्या है, तो ये जटिल समस्या का समाधान करने के लिए गणितज्ञों का अंतरराष्ट्रीय सहयोग है। बिजी बीवर चैलेंज, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है भारत में, तो कैबिनेट सचिव होता है। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद की सीमाओं को परिभाषित करने या उसके नाम परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद, ठीक है, स्वायत्त जिला परिषद की सीमाओं को परिभाषित करने या उनका नाम परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास होती है भाई, तो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होती है। ये जो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं ये आपको बताना है। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। ठीक है, इन्हीं राज्यों की जो जिला परिषदें हैं उसकी सीमाओं में अगर परिवर्तन करना है तो कौन कर सकता है, तो उस राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, अगला देखिए,
अगला क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राज्यपाल, ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है कि राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कथन कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राज्यपाल पर बाध्यकारी बना दिया। ओके, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राज्यपाल पर बाध्यकारी बना दिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति उनकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर ही कर सकता है। मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश होती है, तभी अपने मन से राज्यपाल या राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर ही करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। लेकिन जो दूसरा कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राज्यपाल पर बाध्यकारी बना दिया, तो यहाँ पे देखिए तो राज्यपाल को नहीं, संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, राज्यपाल पर नहीं, तब किस पे? राष्ट्रपति के लिए। ये जो प्रावधान है राष्ट्रपति के लिए, हालांकि राज्यपाल पर भी लागू होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के संदर्भ में लाया गया था। ठीक है, कि जो मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को देगा तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, इस तरह का प्रावधान लाया गया था। लेकिन बाद में फिर 44वां संविधान संशोधन आया तो इसमें यह प्रावधान लाया गया कि देखो मंत्रिपरिषद अगर एक बार मंत्रिपरिषद देखो सलाह मानने के लिए तो राष्ट्रपति बाध्य होगा, लेकिन जैसे कि मान लो विधेयक के संदर्भ में अगर बात करें, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विधेयक को लेकर के और मंत्रिपरिषद की सलाह को लेकर के, तो मंत्रिपरिषद अगर सलाह देता है तो राष्ट्रपति यहाँ मानने के लिए बाध्य होता है, इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि एक बार इसको, पहले क्या था कि राष्ट्रपति को जो है विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य था, बाध्यकारी था। लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट लाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये प्रावधान लाया गया कि जब विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति जो है एक बार इस विधेयक को, ठीक है, सदन में वापस भेज सकता है, लेकिन फिर जब दोबारा भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर बाध्य होगा। तो ठीक है, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दोबारा अगर भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति बाध्य होगा स्वीकृति देने के लिए। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका तीसरा जो है ऑप्शन, दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका ये गलत है। राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 सही नहीं है। अगला देखिए, अनुसूचित जातियों और तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि समिति में राज्यसभा सदस्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सॉरी, इस समिति में राज्यसभा सदस्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि कोई भी मंत्री समिति में चुने जाने हेतु पात्र नहीं होता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति में टोटल कितने मेंबर होते हैं? बताएं, टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, जिनमें से 20 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 10 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ये क्या करती है समितियाँ, ये संसदीय समितियाँ क्या करती हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उन रिपोर्टों पर ये विचार करती हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि समिति में राज्यसभा के सदस्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बल्कि इसमें राज्यसभा के 10 मेंबर शामिल होते हैं, तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो गया। और कोई भी मंत्री, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मंत्री इस समिति में चुने जाने हेतु पात्र नहीं होता है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी? ठीक है, कौन कौन सी
भारत के संविधान में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट की गई थी, ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। ओके, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये कि संविधान, ये हम भारत की एक विशेषता है। संविधान संशोधन भारत के संविधान की ये भी एक विशेषता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। लेकिन इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, कनाडा के संविधान से। तो ये तीसरा और चौथा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर इतना पता होता तो एलिमिनेट कर दो, ओके। और बाकी आप देखिए, न्यायिक समीक्षा, मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तीनों जो है अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत के महाधिवक्ता और भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसमें क्या कह रहा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जबकि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के महाधिवक्ता का पद एक गैर संवैधानिक पद है और भारत के महान्यायवादी का पद जो है एक संवैधानिक पद है। तीसरा कह रहा है कि भारत के महाधिवक्ता और भारत के महान्यायवादी दोनों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो दोस्तों पहला कथन ध्यान से देखिए, पहला कथन कह रहा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो यहाँ भी आपका गलत हो गया। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। इतना तो सही है लेकिन ये वाला गलत है, तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि भारत के देखिए, महान्यायवादी का पद का एक संवैधानिक पद है, क्योंकि इसका ये जो है इसका उल्लेख जो है इसके पद का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, लेकिन महाधिवक्ता से संबंधित कोई भी प्रावधान आपको भारत के संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसको गैर संवैधानिक मानते हैं। तो ये जो पद है महाधिवक्ता का पद एक गैर संवैधानिक पद है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और तीसरा भी सही है कि महाधिवक्ता और भारत के महान्यायवादी दोनों को कौन हटाता है, तो राष्ट्रपति हटाता है। तो कितने कथन, कौन सा कथन सही हुआ, तो दूसरा और तीसरा वाला सही है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पुलिस अभिरक्षा। अच्छा, पुलिस अभिरक्षा, अभिरक्षक शब्द से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ये कौन सा शब्द दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस कस्टडी आप कह सकते हैं, ठीक है, पुलिस कस्टडी। अब इस आधार पे आप लोग क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़िएगा, फिर आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये पुलिस कस्टडी का अर्थ किसी संदिग्ध को पुलिस स्टेशन की जेल में पुलिस की हिरासत में रखना, ठीक है। इसलिए हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे वो ऐसे हिंदी शब्द दे देता है जो नॉर्मली हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट होते हैं वो नहीं यूज़ करते हैं ऐसे शब्द। और एग्ज़ाम में इस तरह का, क्योंकि इन लोग गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं, तो ऐसे में ऐसे ऐसे भयानक शब्द आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यार ये क्या है। अब पुलिस कस्टडी देखो, इतना ईजी है, हम लोग जो नॉर्मली सुनते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले इसलिए सेलेक्ट नहीं होते हैं जल्दी, क्योंकि भाई उनके लिए एक तो नया शब्द आ जाता है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो पुलिस कस्टडी का अर्थ क्या है, किसी संदिग्ध को पुलिस स्टेशन की जेल में पुलिस की हिरासत में रखना। दूसरा कह रहा है गिरफ्तार किए गए और पुलिस कस्टडी में निरुद्ध किए गए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के 1 सप्ताह के भीतर उपयुक्त न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पुलिस कस्टडी के दौरान संदिग्ध जो है अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी कि जिसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है उसको मतदान का अधिकार होगा, ये ऐसा कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति को, मान लो ऐसा व्यक्ति है, मान लो ए व्यक्ति है जो अपराध कर दिया है या अपराध करने वाला है, ठीक है, संदिग्ध के आधार पर, शंका के आधार पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसके तहत,
तो जब इसको गिरफ्तार किया जाएगा, ए व्यक्ति को संदिग्ध या शंका के आधार पर कि ये इस तरह का कोई गंभीर अपराध कर सकता है, ठीक है, तो इसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो इसको पुलिस कस्टडी माना जाता है, ठीक है, ये पुलिस कस्टडी कहा जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है कि पुलिस कस्टडी का अर्थ क्या होता है कि किसी संदिग्ध को पुलिस स्टेशन की जेल में पुलिस की हिरासत में रखा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पुलिस की हिरासत में रखा जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए और पुलिस अभिरक्षा में यानी कि पुलिस कस्टडी में निरुद्ध किए गए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी की 1 सप्ताह के भीतर, 1 सप्ताह नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पे 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे के भीतर उपयुक्त न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। जिसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है उसको 24 घंटे के भीतर, ठीक है, यात्रा की अवधि को हटा दे, ठीक है, यात्रा की अवधि जो है यानी कि मान लो एक जगह से दूसरी जगह न्यायाधीश के समक्ष इसको पेश करना है, तो ये जो यात्रा का समय होता है इसमें ऐड नहीं होता है 24 घंटे में, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 24 घंटे यात्रा वाले समय को हटा करके काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है तो गलती नहीं कर रही है, यात्रा वाली जो समय होगी इसमें ऐड नहीं होता है 24 घंटे में। ओके, तो 24 घंटे के भीतर जो है उपयुक्त न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। यहाँ पे 1 सप्ताह नहीं, तो 1 सप्ताह दिया है, इस वजह से ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा कह रहा है कि पुलिस अभिरक्षा यानी कि पुलिस कस्टडी के दौरान, देखो एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अगर कोई व्यक्ति है जिसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है या जिसको कारावास की सज़ा दी गई है, जिसको कारावास की सज़ा दी गई है, तो ऐसे व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, जब तक वो कारावास में है, ठीक है, या फिर पुलिस कस्टडी है, तो उस दौरान इसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि संदिग्ध है, जो पुलिस कस्टडी के दौरान जो संदिग्ध है वो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है तो नहीं कर सकता है, ठीक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 1951 की धारा 65 क्लॉज 2, धारा भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 65 नहीं 62 क्लॉज 2, ठीक है, धारा 62 क्लॉज 5 के तहत जिन व्यक्तियों को कारावास या फिर पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो उस दौरान वो उस दौरान ध्यान रखिएगा, तो उस दौरान मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो दूसरा और तीसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उपबंधित है। दूसरा कह रहा है कि यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की प्राकृत आय और व्यय का विवरण होता है। तीसरा कह रहा है कि इसे वित्त मंत्री द्वारा तय की गई तिथि पर, ठीक है, किसके द्वारा, तो वित्त मंत्री द्वारा तय की गई तिथि पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। आपको पता होगा दोस्तों कि बजट शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया, बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द देखने को मिलेगा। तो कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है या परिभाषित है, तो इस तरह का स्टेटमेंट देगा तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में देखने को मिलेगा। और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की प्राकृत आय और व्यय का ये विवरण होता है, यानी कि सरकार के आय व्यय का विवरण जो है आपको वार्षिक वित्तीय विवरण में देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन किस दिन बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इस दिन को कौन डिसाइड करता है, तो वित्त मंत्री नहीं करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति होना चाहिए था, इस वजह से आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कितने कथन सही है, 1 और 2 कथन सही है। अगला देखिए, भारत की क्षेत्रीय परिषदों को राज्य के मध्य समन्वय को सुविधाजनक बनाने हेतु स्थापित किया गया। ये संचार का अंतराल को कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सलाहकारी भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में विचार करना है। ओके, तो पहला कथन कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री जो है केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। तीसरा, उसके पास संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी निर्णय लागू करने का अधिकार होता है। अच्छा, आप लोग के पास अगर आप लोग स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तो तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि उनके पास संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी निर्णय लागू करने का अधिकार होता है। अब इसका आंसर आपके सामने है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है
कि ये जो है संचार अंतराल को कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सलाहकारी भूमिका निभाती है। अब जब ये सलाहकार अगर सलाह की कोई देता है, सलाहकारी भूमिका है, तो ज़्यादातर जो एजेंसीज होती हैं या फिर जो संस्थाएं होती हैं ये सलाहकारी भूमिका निभाती हैं, तो ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती या किसी अन्य पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, बस एक सलाह देती हैं, इनके सलाह को मानने बाध्य नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इस बेसिस पे आप आंसर कर लेते कि उनके पास संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी निर्णय लागू करने का अधिकार होता है। अगर बाध्यकारी निर्णय सभी राज्यों पर कैसे बाध्यकारी हो सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और दूसरा कि ये सलाहकारी निकाय है, तो इसका सलाह मानना ज़्यादातर जो एजेंसीज होती हैं, आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो जितने भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का जो सलाह दिया जाएगा वो बाध्यकारी नहीं होता। यहाँ हालांकि जो ध्यान दीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है राष्ट्रपति को जो सलाह देता है ये भी बाध्यकारी नहीं होता, राष्ट्रपति की मर्जी माने या ना माने। तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है। इस आधार पर ये सोच कर भी आप इस स्टेटमेंट को अगर गलत मानते तो ऑप्शन देखिए आपका एलिमिनेट हो जाता है, ये तीनों आंसर ही नहीं होता, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग एक बार डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं दोस्तों, ये सभी राज्यों के बीच आपस में सहयोग और आपस में किसी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श करने, या राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच या केंद्र शासित और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें उत्तर क्षेत्रीय परिषदें, दक्षिण क्षेत्रीय परिषदें, पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें और मध्य क्षेत्रीय परिषदें, इसके अलावा फिर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषदें, ये सभी हैं। लेकिन बस ध्यान रखिएगा जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषदें हैं इसका गठन जो है पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 के तहत किया गया था। और बाकी जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इसका गठन जो है, बाकी जो क्षेत्रीय परिषदें हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को छोड़ दें, तो बाकी जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। तो आपका पहला सही है। और इसका जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग प्रधानमंत्री करके आते हैं, तो प्रधानमंत्री गलत हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे आपको रट लेना है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करेगा, केंद्रीय गृह मंत्री। ये स्टेटमेंट एग्जाम में बहुत देता है, आरओ में भी देता है, पीसीएस में और यूपीएससी में तो देता ही है। और ये निर्णय इसका बाध्यकारी नहीं होता है, सलाहकारी प्रवृत्ति क्या होता है। ठीक है, मानना या ना मानना ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगला देखिए, डिपेंड करता है, परिषदों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का निर्माण जो है स्वदेशी रूप से किया जाता है। दूसरा, निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी ईवीएम मशीनों द्वारा की गई गणना का मिलान वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट की गणना से किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि किसी अनधिकृत छेड़छाड़ की स्थिति में ईवीएम जो है स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है। ओके, अब बताना है आपको कि इसका कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो पहले देखिए, तो आपका सही है कि ईवीएम का निर्माण जो है, ईवीएम मशीनों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाता है। लेकिन इसमें जो दूसरा कह रहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा क्षेत्र में सभी ईवीएम मशीनों द्वारा की गई गणना का मिलान वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट, जो ये वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल होता है ना, सभी नहीं, ठीक है 5, और इसमें जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, आप लोग वोट देने गए होंगे, जब आप बटन दबाते हैं तो बटन दबाने के बाद एक पर्ची करती है, वो पर्ची आपके सामने दिखती है। ठीक है, तो ये जो है वीवीपैट के माध्यम से ही होता है। और यहाँ पे कह रहा है सभी, तो सभी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सभी ईवीएम मशीनों द्वारा की गई गणना का मिलान वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की गणना से किया जाता है, तभी नहीं, लगभग सीमित है, कितना ज़्यादा किया जाएगा, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तीसरा सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर आंसर करिए। तो संघ सूची में आप लोग रट लीजिएगा कि संघ सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में कौन कौन से और अविशिष्ट में कौन कौन से विषय शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन से तत्व शामिल है, यानी कि कौन कौन से प्रावधान शामिल है, और फिर संविधान संशोधन का जो ये प्रावधान है कि आर्टिकल 368, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इसमें किस तरह के प्रावधान में किस तरह का संशोधन किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत पूछता है
और कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। और जब इस जो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम से, ठीक है। तो संघ सूची में तो ये देखिए शोधन, अक्षमता और दिवाला ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, ठीक है। ये समवर्ती सूची का विषय है, तो ये आपका नहीं होगा। बाकी बैंकिंग हो गया, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार हो गया, बीमा हो गया, ये सभी आपके संघ सूची के विषय हैं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही है। बीमा के संदर्भ में जो भी नियम कानून देखेंगे तो आपको सभी भारत में एक समान देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्य ने अपना अलग अलग बीमा से संबंधित नियम बनाए हुए हैं, या फिर स्टॉक एक्सचेंज या वायदा बाजार या बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो सभी नियम क्या है, सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में एक समान है। इस आधार पे आप सोच के आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। और शोधन, अक्षमता और दिवाला संबंधित जो है ये समवर्ती सूची में, इसमें केंद्र भी नियम बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। अर्थशास्त्र में जो प्राइवेट प्लेसमेंट पद प्राय सुर्खियों में रहा है। प्राइवेट प्लेसमेंट शब्द क्या है ये? तो दोस्तों ये क्या है, ये किसी कंपनी द्वारा निवेशकों के चुनिंदा समूहों को जारी किए गए शेयरों के संबंध में। देखो जो कंपनी होती है क्या करती है, अपने शेयर्स को बेचती है। तो शेयर्स आम निवेशक भी खरीद सकता है, जो हाई नेटवर्थ वाले लोग होते हैं वो भी खरीद सकते हैं, जो कुछ जो वित्तीय संस्थान है वो भी शेयर्स को खरीद सकते हैं। लेकिन जब एक कंपनी जो है अपने शेयर्स को कुछ चुनिंदा समूहों के लिए जारी करती है, यानी कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही जारी करती है, तो इसी को प्राइवेट प्लेसमेंट पद कहा जाता है। ये कंपनी जो है खास करके अपने पूंजी में बढ़ोतरी करने के लिए ऐसा करती है। खास करके किन के लिए करती है, तो जो ये हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, विदेशी निवेशक, तो उनके लिए करती है। और खास करके जो हाई नेटवर्थ वाले लोग होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं, थोक में खरीदते हैं, तो उनके लिए जारी करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यूरोपा क्लीपर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नासा यूरोपा क्लीपर मिशन प्रक्षेपित करेगा ताकि शनि के चंद्रमा का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा सके। दूसरा, यूरोपा इस तथ्य का पता लगाएगा कि क्या हिमाच्छादित चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। तीसरा, यह उपग्रह 2030 में समाप्त होने वाले 6 वर्षों की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ठीक है। बहुत की पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। यही आपका पजल है, एक क्वेश्चन ये पजल की तरह होता है। जब यूपीएससी का क्वेश्चन है आपकी पजल की होता है, आपको याद हो ना हो ठीक है कोई नहीं, लेकिन आपने एक बार अगर पढ़ा है तो उस बेसिस पे आप आंसर करिए। यहाँ पे पहला देखिए क्या कह रहा है, कि पहला कह रहा है कि नासा जो है यूरोपा, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने कथन सही है, ठीक है। अब पहला कथन क्या कह रहा है कि नासा जो है यूरोपा क्लीपर मिशन प्रक्षेपित करेगा। कौन करेगा? नासा करेगा। शनि के चंद्रमा का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा इसके माध्यम से। शनि नहीं भाई, बृहस्पति, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बृहस्पति के चंद्रमा का सर्वेक्षण करने के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पे पहला आपका गलत हो गया, शनि नहीं बृहस्पति, ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि इस तथ्य का पता लगाएगा कि क्या हिमाच्छादित चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। हाँ, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है भाई, कि चंद्रमा के लिए ये स्पेशली किसके लिए है, यूरोपा क्लीपर मिशन, तो बृहस्पति के चंद्रमा का विस्तृत सर्वेक्षण के लिए है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, कि पता लगाएगा कि जो हिमाच्छादित चंद्रमा पर जो हिमाच्छादित चंद्रमा है बृहस्पति का, क्या उस पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। जो बेसिक साधारण सी बातें अगर कही जाती है स्टेटमेंट, तो आपका स्टेटमेंट वो सही होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह उपग्रह 2030 तक समाप्त होने वाले 6 वर्षों में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि चंद्रमा की सतह यानी कि जो ये बृहस्पति की चंद्रमा है, इसके पास से ये कई बार गुजरेगा और फिर इस माध्यम से गुजरने के दौरान वहाँ पे सर्वेक्षण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करेगा भाई। तो यहाँ पे दूसरा पहला गलत हो गया। कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही है। अगला देखिए, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित कार्यों में से मुहत सीब किसके लिए जाना जाता है। ये मुहत सीब क्या है, ठीक है, मध्यकालीन भारत में। तो दोस्तों लोगों के आचरण की निगरानी करने के लिए मुहत सीब क्या करता था, लोगों के आचरण की निगरानी करता था। स्टार्टिंग में ऐसा था, मुगल काल के एकदम स्टार्टिंग में, तो ऐसा इसलिए किया गया था कि ये लोग देखें कि जो शरीयत के नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जुआ तो नहीं खेल रहे हैं, शराब तो नहीं पी रहे हैं, ऐसा था। फिर बाद में जो है ये एक तरह से ये गुप्तचर का काम करते थे, लोगों की निगरानी पर नज़र रखते थे, ठीक है। तो ये था। अगला देखिए, हाल ही में
अबथस हायेश्वर मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। दूसरा, इसका निर्माण मूल रूप से राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। तीसरा, ये भगवान शिव को समर्पित है। बताना है कितने कथन सही है। जब भी आप किसी मंदिर के बारे में पढ़ें तो इसमें 3-4 पॉइंट पढ़ें। आपको अब इस ये जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई पहली बार मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको आइडिया लगेगा। इसलिए मैं कहती हूँ मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है कि मंदिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, किस शासक द्वारा ये किस शासन काल में बनवाया गया और स्पेशली वो किस भगवान को समर्पित है, ठीक है, या किस धर्म से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा वो नागर में बना है, बेसर में बना है या द्रविड़ में बना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जब आपको जगह पता चल जाएगा तो आप इस बेसिस पे भी आइडिया कर लेंगे कि नागर में होगा, बेसर में होगा या द्रविड़ में होगा। ठीक है, पूछा क्या है कितने कथन सही हैं आपके। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है तो कहाँ है, ये तमिलनाडु में स्थित है। पहला गलत हो गया। और इसमें कह रहा है कि मूल रूप से ये राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया था, इसको प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने नहीं। विक्रम चोल और कुलोत्तुंग चोल के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। विक्रम चोल और कुलोत्तुंग, ठीक है, नाम रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, विक्रम और कुलोत्तुंग चोल के शासन काल में बनाया गया था और ये भगवान शिव जी को समर्पित है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से संबंधित है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। अच्छा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होता है दोस्तों, बताएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग एक बार आंसर करने की कोशिश करें, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, मुझे ना बोलते बोलते प्यास लग गई। तो दोस्तों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अच्छा, ऊर्जा तो मुक्त होती है लेकिन किस रूप में होती है? तो उष्मा के रूप में होती है। ठीक है, जब ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में मुक्त होती है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में मुक्त होती है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा कि जैसे कि आप लकड़ी जला रहे हो या ईंधन जला रहे हो तो इसमें क्या होता है, आप देखेंगे इसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, अब देखिए आपने समझा, तो इस स्टेटमेंट पे आते हैं। तो जल में अम्ल का घुलना, जब जल जो है अम्ल जो है जल में घुलेगा या क्षार में मिलाया जाता है तो इससे ऊष्मा मुक्त होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। एक ईंधन का दहन, जब ईंधन को जलाएंगे तो उससे भी ऊर्जा के रूप में ऊष्मा मुक्त होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। और बर्फ का पिघलना जो है अगर बर्फ पिघलेगा तो क्या ये आप बताएं कि अगर बर्फ पिघलेगा तो क्या इससे ऊष्मा निकलेगा? क्या ऊष्मा निकलेगा? क्या आपको गरम गरम महसूस होगा? नहीं ना। बर्फ पिघलेगा तो क्या आपको ऊष्मा महसूस होगा? नहीं होगा। तो ये चौथा तो नहीं होगा आपका। अगर आपको इतना सिर्फ पता होता तो इस बेसिस पे आप आंसर कर देते। ये एलिमिनेट हो जा रहा है, चौथा बचता है कि आपके सामने आंसर रहता है। बस आपको थोड़ी सी अगर आपको पता होती है इस चीज़ के बारे में तो आप आंसर कर लेते। और यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी, एकदम ऐसा फैक्चुअल नहीं दे देगा कि आपको पता ही नहीं चले कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, सामने ही रहता है। बस ये कि उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, खुले में साइकिल पर जंग लगना, ये भी जो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3। ठीक है, चलिए जीआई टैग से रिलेटेड, जीआई टैग जितने भी आप रट लीजिएगा, यहाँ पे आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिच्छू बूटी वस्तु जो है ये उत्तराखंड में इसको जीआई टैग दिया गया। कड़कनाथ मुर्गा है मध्य प्रदेश में। कतरनी चावल जो है बिहार में इसको जीआई टैग दिया गया, स्पेशली ये बिहार में उगाया जाता है। गोविंद भोग चावल, उल्टा बोल दिया मैंने, ये पश्चिम बंगाल में इसको जीआई टैग दिया गया। तो तीसरा और चौथा सही सुमेलित नहीं है, पहला और दूसरा है। तो पूछा है कितने सही सुमेलित है, तो 2 युग में सही सुमेलित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
तुंगिया प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अच्छा, तुंगिया प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो ये क्या है दोस्तों? तुंगिया प्रणाली तो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है जिसमें एक ही भूमि पर वृक्ष और फसलें दोनों उगाई जाती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किससे संबंधित है तुंगिया प्रणाली? तो स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि एक ही भूमि पर वृक्ष और फसलें उगाई जाती हैं। अगला देखिए, WTO के अंतर्गत सर्वाधिक पसंदीदा यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन के संदर्भ में। पहला कथन कह रहा है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत देशों को एक ऐसे मुक्त व्यापार समझौते करने से रोकता है जो केवल विशिष्ट व्यापारी भागीदारों पर लागू होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि मुक्त व्यापार समझौते करने से रोकता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या कह रहा है कि मुक्त व्यापार समझौते करने से रोकेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से रोकेगा ये। ठीक है, रोकता है जो केवल विशिष्ट व्यापारिक भागीदारों पर लागू होता है। दूसरा कह रहा है कि मोस्ट फेवर सिद्धांत WTO समझौते के तहत वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। तीसरा कह रहा है कि मोस्ट फेवर नेशन जो है विकासशील देशों के लिए विशेष रियायतों की अनुमति देता है। ठीक है, रियायतें मतलब होता है कि छूट दर पे, कम दर पे, ऐसा। ठीक है, उनको मतलब थोड़ा उनके साथ स्पेशल ट्रीट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट और पूछा है कि कितने कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से रोकता है, तो नहीं रोकता है। यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, बल्कि इसमें इजाज़त होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों का भारत के साथ, बहुत सारे अन्य देशों के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता रहता है। क्यों होता है? ताकि बीच में जो ये तरह तरह के शुल्क लगते हैं उस शुल्क को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके, जिससे कि वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात आसानी से हो सके। ठीक है, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सके और ज़्यादा देशों के बीच। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा आपका सही है कि ये WTO समझौते के तहत जो है वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू होता है और विकासशील देशों के लिए विशेष रियायती की अनुमति देता है। तो दोनों कथन सही है, 2 कथन सही है, 1 गलत है। ठीक है, अगला देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को जो है मूल अधिकारों का हृदय वर्णित किया है। दूसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आजीविका का अधिकार तथा गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी शामिल है, लेकिन इसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आर्टिकल 21 में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल नहीं है। तीसरा कह रहा है कि इस मूल अधिकार की भावना के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 ने भारत में आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। अब बता रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने ही इसका आंसर है। अगर आपने इसमें एक चीज, बस एक पॉइंट आपने अच्छे से अगर कैच कर लिया, ठीक है, उसको पकड़ लिया कि यहाँ पे क्या गलती है, गलती पकड़ना है आपको बस, और एक गलती को पकड़ लिए तो इसका आंसर आपको आसानी से निकल आएगा। ये पजल है, ठीक है, एक तरह का पजल समझिए कि आपको सही पॉइंट आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। दूसरा कथन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आजीविका का अधिकार। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आपका आजीविका का अधिकार और गरिमामय पूर्ण जीवन का अधिकार शामिल है, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि इसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल नहीं है। भाई, इसमें आप आजीविका का अधिकार शामिल कर रहे हैं, गरिमामय पूर्ण जीवन का अधिकार भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप इसको स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल नहीं होगा? बेसिक अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप इतना तो आइडिया लगा सकते हैं भाई कि स्वस्थ पर्यावरण में अगर इंसान नहीं रहेगा तो मर ही जाएगा ना, और मर जाएगा तो फिर कैसे वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इंसान की उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कैसे अमल करेगा ये? तो यहाँ पे देखिए, तो स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जो है इसमें शामिल है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि नहीं है। किस बेसिस पे? देखिए, दूसरा ये क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या निकल कर आया आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी किया करिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करिए। ओके, कॉन्सेप्ट लगाया करिए, भावनाओं में बह के आंसर नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट लगाया करिए। तो अनुच्छेद 21 को जो है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों का हृदय के रूप में वर्णित किया। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के तहत आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो तीसरा भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, GST परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि मतों का भारांश जो है केंद्र सरकार और संयुक्त रूप से सभी राज्य सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित है। दूसरा कह रहा है कि इसकी सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दोनों के लिए बाध्यकारी होती है। ओके। तीसरा, किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कुल अधिमान प्राप्त मतों में से न्यूनतम 75% मतों की आवश्यकता होती है। ओके। तो मैंने जैसे कि आपको दोस्तों बताया, कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टेटमेंट को बताता है कि वो सही है या नहीं है। जैसे यहाँ पे बाध्यकारी शब्द, जब भी स्टेटमेंट में बाध्यकारी शब्द आ जाए या केवल शब्द आ जाए या कोई नहीं शब्द आ जाए या अनन्य आ जाए, तो समझ लो ये स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम जो है लगभग 99.9% ऐसा होता है कि वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, ये आपके पास एक मतलब इस बेसिस पे आप आंसर करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन बस ये है कि ऐसा नहीं कि बस आप इसी बेसिस पे सभी आंसर, लेकिन 99% ऐसा होता है कि सही हो जाता है, वो स्टेटमेंट क्या होता है गलत हो जाता है और आपका आंसर सही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी परिषद के संदर्भ में कि मतों का भारांश, देखिए मतों का भारांश केंद्र और राज्यों के बीच बराबर नहीं होता है। ठीक है, केंद्र के पास 1/3 अधिकार होता है और सभी राज्यों पे संयुक्त रूप से 2/3 मतों का भारांश होता है। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया और इसकी सिफारिशें जो है केंद्र और सरकारों दोनों के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वाले में भी बताया था बाध्यकारी के संदर्भ में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा आपका सही है। ठीक है, इसको पारित करने के लिए कुल पारित होने के लिए कुल मतों में से न्यूनतम जो है 75% मत की आवश्यकता होती है। अगर 75% मत मिलता है तभी वो पारित होगा। तो यहाँ पे तीसरा सही है, केवल एक कथन सही है। ठीक है, अगला देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल और संपूर्णता अभियान मुख्य रूप से भारत सरकार की निम्नलिखित प्रमुख पहलों में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल और संपूर्णता अभियान जो है ये जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत में भूकंपीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत को 5 भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है, जिनमें जोन 1 अति निम्न भूकंप प्रवण क्षेत्र है, जोन 5 अत्यधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है। दूसरा कह रहा है कि बिहार में सीमांचल भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच विवर्तन की अभिसरण सीमा के निकट होने के कारण भूकंप की दृष्टि से प्रवण है। तीसरा कह रहा है कि जोशीमठ वैकृता भ्रंश और मुन्न सियारी भ्रंश पर अवस्थित है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। ओके। तो दोस्तों भारत को 5 भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, जोन 2 से शुरू होता है, जोन 3, जोन 4, जोन 2, जोन 3, 4 नहीं 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं 4 भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है। जोन 2, जोन 3, जोन 5। ठीक है, जोन 1 नहीं है, जोन 1 नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। जोन 2 से शुरू होता है। यहाँ पे आपका पहला कथन गलत हो गया। जोन 2 जो है अति निम्न भूकंप प्रवण क्षेत्र है। जोन 1 को नहीं रखा गया है क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत में कहीं भी भूकंप आते ही नहीं है, एकदम भी। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव भूकंप की वजह से, मानव जनित या प्राकृतिक दोनों की वजह से देखने को मिलेगा प्रभाव। कहीं पे मानव जनित देखने को मिलता है, कहीं पे प्राकृतिक, यहीं पे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 कथन सही है। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, कि कितने नए इको मार्क प्रमाणन नियमों में शामिल किए गए हैं। ठीक है, नए इको मार्क प्रमाणन जो इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली के लिए किन किन उत्पादों को जो है इको फ्रेंडली प्रमाणन की जरूरत है, तो इन सभी के लिए होगा। ठीक है, हमने लास्ट टेस्ट में बताया था, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित घटकों में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोटा फार्मूला का हिस्सा? अच्छा, कोटा फार्मूला क्या है? देखो, जब आप IMF पढ़ोगे तो उसमें कोटा फार्मूला आएगा कि किस देश का कोटा ज़्यादा होता है। जैसे USA का ज़्यादा है। ठीक है, और इस कोटे की वजह से जिसका कोटा ज़्यादा होगा उसको वित्तीय सहायता ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इसकी वोटिंग पावर इसमें सबकी अलग अलग होती है। जिसका जितना ज़्यादा कोटा होगा उसको वोटिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी उतना। अब ये कोटा फार्मूला किस आधार पे ये कोटा फार्मूला यानी कि किस व्यक्ति का कोटा कितना ज़्यादा होगा, किस आधार पे तय, किस देश का कोटा कितना ज़्यादा होगा, किस आधार पे तय होता है दोस्तों? तो ये जो है उस देश की वैश्विक अर्थव्यवस्था में खुलापन देखा जाएगा, कितना ज़्यादा आयात निर्यात हो रहा है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि यानी कि उस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कितना ज़्यादा है, इस बेसिस पे यानी कि यहाँ पे दूसरा और तीसरा आपका सही होगा, पहला और चौथा सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए,
निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। सामान्य विशेषताओं में से कितनी हिमालय की नदियों की अच्छा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। ठीक है, मेंस में इस तरह से क्वेश्चन पूछा, प्रीलिम्स में पूछ देता है हिमालय नदियों की विशेषता, या फिर हिमालय और प्रायद्वीपीय के संदर्भ में कुछ 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, हेर फेर कर देगा दोनों में, फिर बता देगा कि कौन सा सही है। तो ये 12 नदियाँ, पहला देखिए तो ये 12 नदियाँ हैं जिन्हें वर्षा और हिमालय के पिघलने से जल प्राप्त होता है। दूसरा, इनमें अधिक मात्रा में अवसाद होता है जिससे विशाल बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि ये मुख्यतः पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं। चौथा, इनके ऊपरी प्रवाह मार्गों में तीव्र ढाल प्रवणता होती है जिससे वी आकार की घाटियां निर्मित होती हैं और ये डेल्टा की अपेक्षाकृत ज्वारानंदमुख एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ज्वारानंदमुख को एस्चुरी कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको ध्यान रखिएगा। और पूछा है कि कितने कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हिमालय नदियाँ होती हैं ये 12 होती हैं। 12 महीने आप देखेंगे इन नदियों में जल की आपूर्ति रहती है, जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। क्यों? क्योंकि जो हिमालय नदियाँ होती हैं ये हिमानियों के पिघलने की वजह से यहाँ पे नदियाँ पर्याप्त मात्रा में, ये नदियों में जो है पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित होता है। और प्रायद्वीपीय नदियों में देखेंगे कि ये नदियाँ जो है वर्षा की जल पर निर्भर करती हैं। तो ये दोनों प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय नदियों में यही बेसिक अंतर होता है। ठीक है, और ये आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है कि 12 नदियाँ जो है वर्षा और हिमालय के पिघलने से जल प्राप्त होता है, इसी वजह से ये 12 इनमें 12 महीने जल उपलब्ध रहता है। दूसरा कह रहा है कि इसमें अधिक मात्रा में अवसाद होता है जिससे विशाल बाढ़ के मैदान निर्माण करते हैं। देखो जो ये नदियां हैं ये काफ़ी लंबा रास्ता तय करते हुए पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं, और ये क्योंकि बहुत तेज़ी से हिमालय से बहुत तीव्र गति से ऊपर से नीचे ढलान की ओर बहती हुई आती हैं, तो अपने साथ ये बहुत सारी चट्टानों को काटती हुई और साथ में ये छोटे छोटे कड़ों को भी बहाकर अपने साथ लेकर के आती हैं और काफ़ी लंबी दूरी तय करती हैं। इस वजह से इनके पास, क्योंकि उतनी दूर का रास्ता तय करते हुए ये नीचे की तरफ आती हैं, तो ऐसे में ये जो अपने साथ एक तो रास्ते में आ रही हैं तेजी से बहती हुई, जब जहाँ से ये उद्गम होता है इनका, तो स्टार्टिंग में इनका जो गति होती है इनकी बहुत तीव्र गति होती है, और तीव्र गति की वजह से ये जलों का प्रवाह इतना तेज होता है कि अपने साथ आसपास की जो चट्टानें होती हैं इनको काटते हुए तोड़ते मरोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं। अब भाई ये चट्टानों को तोड़ते मरोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं तो ये छोटे छोटे कण जो है इसमें नदियों के जल में मिला होता है। ठीक है, ये जो अवसाद होते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्योंकि नदियाँ भाई युवा अवस्था में होती है तो बहुत तेज चलती हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ती हैं तो धीरे धीरे ये प्रौढ़ावस्था की ओर आने लगती हैं, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत तीव्र होती हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं इनकी नदियों की जो गति होती है ना वो कम हो जाती है। अब नदियों की गति कम होने की वजह से भाई अब ये साथ में जो अपने साथ सामान ढो रहे थे, अब ये क्या होने लगा भाई, ये आसपास गिराने लगते हैं। अब आसपास ये नदियाँ जो है अवसादों को फेंकने लगते हैं जब इनकी गति धीरे हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि नदियों में बाढ़ आ जाता है। ठीक है, क्या होता है कि नदियों में बाढ़, अब अवसाद इकट्ठा हो गई थी, अब नदियाँ कहाँ जाएंगी, इधर उधर फैलने की कोशिश करने लगेंगी ना। तो यही जो है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका हर बार यही कॉन्सेप्ट लगेगा हिमालय नदियों के संदर्भ में कि इसमें अधिक मात्रा में अवसाद होता है जिससे विशाल बाढ़ के कारण बनता है। अवसाद क्यों होता है भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में ये हिमालय से निकलती है, इनकी गति तेज होती है, तेज गति होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये अक्षय अपर्दन करती हैं, सन्निघर्षण होता है इनमें, तोड़ती फोड़ती हैं चट्टानों को, तो ढो करके लेके आती हैं। स्टार्टिंग में तो बड़ी खुश रहती हैं, जैसे एक युवा है देखो इतना ज़्यादा सामान उसको दे दो और ढोते हुए तेज तेज भागेगा, और लड़की देख लेता है तो और तेज, एक लड़का अगर लड़की देख लेता है और सामान लिया हुआ है तो और जैसे उसकी एनर्जी होती है भाई, सिलेंडर उठाने लगता है, वैसे सिलेंडर नहीं उठाएगा, लेकिन जहाँ लड़की देखता है सिलेंडर उठाने लेता है। भाई ये युवाओं की एक अलग ही वो होती है ना। तो एक युवा है वो बहुत उसमें फुर्तीलापन होता है, लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो क्या होता है भाई, वो अपने शरीर को ढो ले, वही बहुत बड़ी बात होती है ना, कहीं गिरता पिटता रहता है बिना सामान लिए भी। देखेंगे कि अगर हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो खुद ही गिरते फिरते रहेंगे, सामान लेने की ज़रूरत तो छोड़ो, हमें लोग गिरते रहेंगे। तो इसी तरीके से नदियाँ, यहाँ जो हिमालय नदियाँ हैं इसको भी ऐसे ही समझिए। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरोध प्रदर्शित, देखो ये जो कुछ नदियाँ हैं हिमालय की, ये हिमालय के पहले से ही, हिमालय का जब निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले से ये नदियाँ कुछ थी जो प्रवाहित होती रहती थी, और ये जो नदियाँ होती हैं अपना खुद का मार्ग बनाती हैं। हिमालय नदियाँ जो होती हैं अपना मार्ग स्वयं बनाती हैं, ये बनाई हुई मार्गों पर नहीं चलती हैं। ठीक है, ये अपना मार्ग खुद बनाती हैं। अगर बीच में अगर मान लो बहुत बड़ा चट्टान आ गया तो इन चट्टानों को तोड़ती हुए भी आगे बढ़ती हैं, ऐसा नहीं कि अपना मार्ग बदल लें, अपना रास्ता बदल लें। ठीक है,
और आप लोगों को भी इन हिमालयी नदियों की तरह ही होना चाहिए। रास्ते में कितना भी मोड़ आए, कितना भी बड़ी बड़ी चट्टानें, कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन आपको क्या करना है, इन मुसीबतों को तोड़ते हुए अपने मार्ग को, अपना जो लक्ष्य है उस पर ही केंद्रित रहना है और उसके लिए ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अपना डिसीजन ही बदल दिया, अपना सपना ही बदल दिया, ठीक है, अपना रास्ता ही, अपना मार्ग ही बदल दिया। तो अपना मार्ग नहीं बदलना है, हिमालय की नदियों की तरह आगे बढ़ना है, ठीक है। तो तीसरा भी सही है। चौथा क्या कह रहा है कि वी आकार की घाटियां निर्मित करती हैं, ठीक है। तो हमेशा एक क्वेश्चन देता है एग्जाम में, यू आकार की घाटी कैसे बनती है, तो हिमानियों की वजह से बनती है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। यू आकार की घाटी हिमानी की वजह से बनती है, वी आकार की घाटी नदियों की वजह से, क्योंकि नदियों की गति इतनी तीव्र होती है ना कि चट्टानों को काटते हुए धरातल की जो सतह होती है, जो नीचे का जो तल होता है ना, इसको ज़्यादा काटती है, ठीक है। जो नीचे की गहराई होती है, समुद्र की जो तल होती है, नदियों की जो तल होती है, इसको तेजी से काटता है और किनारे किनारे का इतना ज़्यादा पार्श्व अपर्दन नहीं करता है। किनारे की जो तली होती है, जो नदियों की तली को ज़्यादा तेजी से काटता है, इस वजह से वी आकार की घाटी बन जाती है। और हिमानी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये बर्फ़ है, बर्फ़ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और क्योंकि ये गाढ़ा होता है और धीमी गति से बढ़ता है, तो ये आसपास की जो किनारे की जो पार्श्व होती है, किनारे के चट्टानों को काटती है। तो अगर जब कोई हिमानी जो है अगर वी आकार की घाटी में प्रवाहित होती है, तो ये हिमानी क्या करेगी, इसको वी आकार की घाटी में बदल देती है, क्योंकि ये किनारे का क्या करती है, अपर्दन करने लगती है हिमानी, क्योंकि धीरे धीरे गति से बढ़ती है, तो आगे चल करके ये यू आकार की आकृति ले लेता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हिमालयी नदियाँ होती हैं डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरी नहीं बनाती हैं। एस्चुरी आप देखेंगे पश्चिमी घाट में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की वजह से ज्वारा नद बनाया जाता है एस्चुरी, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं बहुत छोटा मार्ग तय करती हैं, और छोटा मार्ग तय करती हैं तो इस वजह से इनमें अवसादन बहुत कम होता है, और अवसादन की वजह से यहाँ पे डेल्टा नहीं बन पाता, ये डायरेक्ट जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे पांचवा आपका सही नहीं है। कितने कथन सही हुए हैं, तो आपका 4 कथन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, रोगाणु रोधी प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, रोगाणु रोध प्रतिरोध क्या है? जैसे कि मान लो पहले जो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हम लोग रोगों से लड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, मान लो वो रोग ही जो है इस एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ले कि हम लोग कितना भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं लेकिन इस रोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो यही जो है आपका प्रतिरोधकता, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आपका रोगाणु रोधी प्रतिरोध, यानी कि जो रोग है वो उस दवा के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर लिया, खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब उस दवा का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन, ये माता पिता से संतान तक प्रतिरोध जीन के संचरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए शाकनाशियों के उपयोग से भी रोगाणु रोधी प्रतिरोध जीन में वृद्धि हो सकती है, तो दूसरा भी सही है। यह समुदाय में एक सूक्ष्म जीव से दूसरे सूक्ष्म जीव में स्थानांतरित हो सकता है, तो तीसरा भी सही है कि ये एक सूक्ष्म जीव से दूसरे में जो है ये स्थानांतरित हो सकता है। औषधि की अपूर्ण खुराक और स्वचिकित्सा यानी कि सेल्फ मेडिकेशन भी रोगाणु रोधी प्रतिरोध के विकास का कारण बन सकता है। ये चारों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे शायद आज ही आप लोग की ये दूसरी वाली भी क्लास चले, इसकी पार्ट बी भी कंप्लीट हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।